हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाती है और अपनी मृदा का जो प्रदूषण है वो फैलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त बाकी और कौन कौन से गैसेस हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं। तो हरित गृह में हम देखते हैं, एक तो मीथेन है, मीथेन CH4, एक जलवाष्प है, एक है नाइट्रस ऑक्साइड N2O और एक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, एक ये है। ये सब क्या हैं? वायुमंडल का प्रदूषण फैलाने वाली गैसें हैं। इसमें हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा ओजोन है वो भी इसमें प्रमुख है। क्या है? ओजोन भी है। तो यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब वनस्पतियों को जलाया जाता है, या अनुपस्थिति का नाम लिया था अपन ने, तो वहाँ क्या बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनेगा? CO। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तब बनता है CO2। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब वनस्पतियों को जलाया जाता है या पचाया सड़ाया जाता है तब मीथेन गैस उत्पन्न होती है। क्या होती है? मीथेन। धान के क्षेत्रों, धान का मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ, ऐसे खेत जिनमें चावल बोया जाता है, कोयले की खानों, दलदली वाले क्षेत्र तथा जीवाश्म ईंधन द्वारा अधिक मात्रा में मीथेन उत्पन्न होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मनुष्य द्वारा निर्मित रसायन है जो वायु प्रशीतक, जिसको हम AC बोलते हैं, घर में लगवाते हैं, आदि में काम आता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ओजोन परत को हानि पहुंचा रहा है और नाइट्रस ऑक्साइड वातावरण में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो जाता है, परंतु पिछले कुछ वर्षों में जीवाश्म ईंधन और उर्वरकों के अधिक प्रयोग से इसकी मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। किसकी? N2O की भी। यदि इसी प्रकार ये ताप में वृद्धि का क्रम बना रहेगा तो ध्रुवों पर स्थित जो हिमनद हैं या बर्फ़ है वो पिघलेगी और पिघलने की दर भी क्या हो जाएगी? वहाँ अधिक हो जाएगी। और बर्फ़ पिघलने का जो दर बढ़ेगी तो समुद्र में जल स्तर है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी और सुनामी वगैरह आने का खतरा बढ़ जाएगा। सुनामी वो है जो समुद्र का जल भूमि पर उछाल करके आता हो और जल इतना ज़्यादा आ जाए कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए, फसल और मनुष्य है वो सब नष्ट हो जाएं। तो पृथ्वी के निचले स्थानों में जल भर जाएगा। भूमंडलीय तापवृद्धि के कारण बहुत से संक्रामक रोग भी होते हैं। तापवृद्धि से डेंगू है, मलेरिया है, पीत ज्वर है, निद्रा रोग है, इनमें वृद्धि हो जाएगी। अब है अम्लीय वर्षा। क्या है अम्लीय वर्षा? अम्लीय वर्षा जो ये हानिकारक गैसें वायुमंडल में रहती हैं, एसिड रेन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एसिड रेन या अम्लीय वर्षा। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जल से की गई अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न H+ आयन के कारण वर्षा जल की pH सामान्यतः 5.6 होती है, यानी अम्लीय होती है। क्या कहेंगे कि CO2 है, वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जल से क्रिया की जाती है। जल क्या है? H2O। ये दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे? कार्बनिक अम्ल H2CO3। ये O इसमें मिल जाएगा तो ये बन जाएगा H2CO3। और ये कार्बनिक अम्ल है एक, और इसकी अम्ल होने के कारण pH कितनी होगी? 7 से कम, यानी कितनी है? 5.6। 5.6। तो ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक अम्ल बना रहे हैं। ये बन गया कार्बनिक अम्ल। फिर कार्बनिक अम्ल है वो टूटता है या हमें आयन देता है। कौन सा? H+ आयन। और अम्ल का H+ और बाइकार्बोनेट आयन और इसमें टूट जाएगा। ये जो H2CO3 है ये H+ में
और HCO3 माइनस में टूटेगा ये ऐसे, HCO3 H प्लस आयन में और HCO3 माइनस आयन में टूट जाएगा। जब वर्षा जल की pH 5.6 से कम हो जाती है, 5.6 से कम, तो हम इसे कहेंगे अम्लीय वर्षा। अम्ल वर्षा में वायुमंडल से पृथ्वी सतह पर अम्ल निक्षेपित होता है। निक्षेपित होने का मतलब अम्ल जम जाता है ज़मीन पर। अम्लीय प्रकृति के नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड अभी पढ़ा था N2O नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड SO2, कार्बन के ऑक्साइड CO2 और CO वायुमंडल में ठोस कणों के साथ हवा में बहकर या तो ठोस के रूप में या जल में द्रव के रूप में कुहासे से या हिम की भांति निक्षेपित हो जाते हैं। हिम का मतलब बर्फ की भांति। अम्ल वर्षा मानवीय क्रियाकलापों का उत्पाद होती है। यानी ये अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण, मनुष्य के द्वारा ही एक तरह से ये उत्पन्न होती है, जो वातावरण में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निर्गमित करती है यानी छोड़ती है। जैसे हमने पहले भी पढ़ लिया है कि जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, विद्युत शक्ति, भट्टी, मोटर इंजन, डीजल, पेट्रोल, तो इनमें सल्फर और नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं और ये दहन पर या इंजन वगैरह चलते हैं गाड़ी मोटरों के, तो क्या बनाती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। सल्फर डाइऑक्साइड तो है SO2 और वो है NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये उत्पन्न होते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होती है, ये NO2 भी होती है, SO2 भी होती है। तो जल के साथ ये अभिक्रिया करके अम्ल वर्षा में प्रमुख योगदान देते हैं, क्योंकि प्रदूषित वायु में सामान्यतः कणीय द्रव उपस्थित होते हैं जो ऑक्सीकरण को उत्प्रेरित करते हैं। तो SO2 है वो ऑक्सीजन से जुड़ी जल की उपस्थिति में तो H2SO4 बना लिया, NO2 है वो भी O2 से जुड़ी जल की उपस्थिति में तो इसने HNO3 बना लिया। तो ये जब वायु में मिलेंगे, वायु में रहेंगी ये पहले से, और पानी बरस रहा है उसमें मिल गई, तो ये H2SO4 हो गया गंधक का अम्ल, और ये हो गया नाइट्रिक अम्ल। इनमें अमोनियम लवणों का भी निर्माण होता है जो वायुमंडल में धुंध या कोहरा दर्शाता है, जिसको एरोसोल के सूक्ष्म कण भी कहते हैं, वो हमें इसमें दिखाई देते हैं। वर्षा की बूंदों में ऑक्साइड और अमोनियम लवणों के एरोसोल कण के फलस्वरूप नम विक्षेपण वीट डिस्पोजिशन होता है। वीट का मतलब गीला, ठोस तथा द्रव भूमि सतहों द्वारा SO2 द्वारा सीधे अवशोषित हो जाते हैं। ये ठोस और द्रव भूमि सतहों द्वारा SO2, चाहे SO2 ठोस के रूप में हो और चाहे द्रव के रूप में हो, वो सीधे क्या हो जाएंगे? अवशोषित हो जाएंगे। और इस प्रकार सूक्ष्म निक्षेपण होता है, सूखा ही जमीन पर पड़ा रहता है। अम्ल वर्षा कृषि, पेड़ पौधे आदि के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि यह इनकी वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को घोलकर पृथक कर देती है, अपने में घोल लेती है पोषक तत्वों को वर्षा, एसिडिक होने के कारण। ये अम्लों तथा ये मनुष्यों और जानवरों में श्वसन अवरोध भी उत्पन्न करती है, सांस संबंधी बीमारी। जब ये सतही जल के साथ बहकर नदी और झीलों में पहुंच जाती है तो वहाँ के जल में रहने वाले जीवों के लिए भी ये हानिकारक होती है, यानी उन जीवों में भी ये क्या पहुंचाएगी? हानि पहुंचाएगी या श्वसन क्रिया को प्रभावित करेगी। जलीय परिस्थितियों के पौधों और जंतुओं के जीवन को भी ये प्रभावित करेगी। अम्लीय वर्षा के कारण जल के पाइपों का संक्षारण होता है। वो पाइप है वो अपने आप धातु है, वो खुरदरी होने लग जाती है। संक्षारणता होता है अम्ल के कारण धातुओं का कटाव, जिसमें
आयरन, लेड, कॉपर आदि धातुएं घुलकर पेयजल में भी पहुंच जाती हैं, हमारे पीने के पानी में भी आ जाती हैं। अम्ल वर्षा पत्थर और धातुओं से बनी संरचनाओं जैसे भवन आदि है, ये ऐसी वर्षा होगी तो हमारे भवन हैं, पत्थर वगैरह हैं, वो भी नष्ट होंगे। हमारे देश में जो ताजमहल है वो भी अम्लीय वर्षा से क्या होता है, ख़राब होता है, क्योंकि वो चूने का पत्थर है। ये अपना क्या बोलेंगे अपन, अम्लीय वर्षा के कारण चूने का पत्थर है। यहाँ आ गया अपन कणीय प्रदूषक, चूने का पत्थर है। हम ताजमहल जैसी धात्विक ऑक्साइड धूम्र कणों का निर्माण करते हैं। कणिक प्रदूषणों का प्रभाव मुख्यतः उनके कणों के आकार पर निर्भर करता है। मेरे को लग रहा है ये अपन इधर आ गए, वो इतना ही है बस। फिर है कणीय प्रदूषक। कणीय पदार्थ वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण होते हैं और द्रवीय बूंद होती हैं। मोटर वाहनों के उत्सर्जन, अग्नि के धुआं, धूल कण, उद्योगों की राख आदि होती हैं। और वायुमंडल में कणीय कणिकाएं हैं, वो जीवित या अजीवित दोनों प्रकार की हो सकती हैं। जीवित कणिकाओं में जीवाणु, कवक, फफूंद, शैवाल, ये निम्न श्रेणी के जितने भी पौधे पाए जाते हैं वो सम्मिलित होंगे। हवा में पाए जाने वाले कुछ कवक मनुष्य में एलर्जी भी उत्पन्न करते हैं और ये पौधों के रोग भी उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? रोग भी उत्पन्न करते हैं। कणिकाओं को इनकी प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांट दिया है। पहला है धूम कणिकाओं में ठोस और ठोस द्रव कणों के मिश्रण होते हैं और कार्बनिक द्रव्य के दहन के दौरान ये उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे सिगरेट का धुआं है, जीवाश्म ईंधन है, उसके दहन से धुआं, गंदगी, सूखी पत्तियां, तेल, धूम आदि उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही धूल में बारीक छोटे कण होते हैं जो करीब 1 से लेकर 4 μm इनका व्यास होता है। इससे भी ऊपर के बड़े कण जो ठोस पदार्थों के पीसने, कुचलने और आरोपण से बनते हैं। ब्लास्ट से प्राप्त बालू, लकड़ी के कार्य से प्राप्त लकड़ी का बुरादा, कोयले का बुरादा, कारखानों से उड़ने वाली राख एवं सीमेंट, धुएं के गुब्बार आदि इस प्रकार के उत्सर्जक के प्रमुख उदाहरण हैं जो हवा में कण के रूप में फैल जाते हैं। फैले हुए द्रव कणों और वाष्प के हवा में संघनन से कोहरा उत्पन्न हो जाता है। संघनन है उन बूंदों का जुड़ जाना। उदाहरण के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का कोहरा तथा शाकनाशी और कीटनाशी जितने भी हम ये डालते हैं कीटनाशक पदार्थ फसलों में, इनसे शाकनाशी और कीटनाशी से जो अपने लक्ष्य से भटक कर हवा में गमन कर जाते हैं और कोहरा बनाते हैं। यानी खेत में फसल में जहाँ हम डाल रहे थे वहाँ से वो हवा में ऊपर उड़ गए और ये भी एक कोहरे में तैरने वाले कण हो जाएंगे। फिर है धूम्र। साधारणतया वाष्पों में ऊर्ध्वपातन, आसवन, क्वथन और अन्य रासायनिक क्रियाओं के दौरान संघनन के कारण बनते हैं। ये जो क्रियाएं होती हैं, ऊर्ध्वपातन का मतलब है कोई भी द्रव बिना नहीं, कोई भी ठोस बिना द्रव में बदले सीधा भाप में बदल जाए। आसवन है धीरे धीरे ताप दे करके किसी चीज़ को वाष्पित करना। क्वथन है एक निश्चित टेम्परेचर पे किसी पदार्थ का उबलना। अन्य रासायनिक क्रियाओं के दौरान संघनन के कारण क्या बनता है? धुआं। प्राय कार्बनिक विलायक धातुएं और धात्विक ऑक्साइड धूम्र कणों का निर्माण करते हैं। कणिक प्रदूषणों का प्रभाव मुख्यतः उनके कणों के आकार पर निर्भर करता है कि कणों का आकार कैसा है। हवा में ले जाए जाने वाले कण या धूल, धुआं, कोहरा आदि मानवीय स्वास्थ्य के प्रति ये सारे ही क्या हैं? हानिकारक हैं। और ये कण है 5 माइक्रोन से बड़े। 5 माइक्रोन से बड़े प्रदूषण है वो नासिका द्वार में भी जम जाते हैं अपने नाक के छिद्रों में, जबकि लगभग 1 माइक्रोन से बड़ा कण है वो फेफड़ों में आसानी से प्रवेश कर जाता है।
1 माइक्रोन से बड़ा होता है, वो सांस नली द्वारा आगे कहाँ चला जाता है, फेफड़ों में। वाहनों द्वारा उत्सर्जित लेड एक मुख्य वायु प्रदूषक भी है। लेड युक्त पेट्रोल भारतीय शहरों में वायु धारित लेड उत्सर्जन का मुख्य स्रोत है। अधिकतर शहरों में लेड विहीन या शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करके अब इस समय प्रदूषण पे काबू पाया जा रहा है। लाल रक्त कणिकाओं के विकसित और परिपक्व होने में लेड बाधा उत्पन्न करता है। अगर वातावरण में है और हमने सांस के द्वारा उसको ले लिया तो हमारे शरीर में क्या नहीं बनेंगी, लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो नहीं बनेंगी, और बनेंगी तो वो विकसित नहीं हो पाएंगी और परिपक्व होने से पहले ही वो नष्ट हो जाएंगी। तो ये स्थिति कौन उत्पन्न करता है, प्रदूषण में पाया जाने वाला लेड, यानी अपना जो ईंधन है जीवाश्म ईंधन, उससे उत्पन्न होते हैं। अब यह धूम और कोहरा क्या है। धूम कोहरा शब्द धूम और कोहरे से मिलकर बना है। विश्व के अनेक शहरों में प्रदूषण इसकी आम समस्या है। सबसे बड़ा उदाहरण हम यहाँ दिल्ली में देख सकते हैं कि दिन में भी रात जैसा दिखाई देता है प्रदूषण के कारण। सामान्य धूम कोहरा जो ठंडी नम जलवायु में होता है, धूम कोहरा एवं सल्फर डाइऑक्साइड SO2 धूम है, वो क्या है, धुआं है वो, और कोहरा और सल्फर डाइऑक्साइड ये सब मिल जाते हैं। रासायनिक रूप से ये एक अपचायक मिश्रण है, अतः इसे अपचायक धूम कोहरा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अपचायक धूम कोहरा, क्योंकि ये सारे अपचायक पदार्थ हैं जो जुड़ गए हैं। फिर है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा जो उष्ण शुष्क और साफ धूपमयी जलवायु में होता है। ये ऑटोमेटिक जितने भी साधन हैं, कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, हाइड्रोकार्बन पर सूर्य प्रकाश की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रासायनिक प्रकृति ऑक्सीकारक प्रकार की है। वो तो थी अपचायक प्रकार की, ये है ऑक्सीकारक प्रकार की। इसमें ऑक्सीकारक अभिक्रमों की सांद्रता ज़्यादा होती है, अतः इसको ऑक्सीकारक धूम कोहरा भी कहते हैं। इसको 2 तरह का हो गया कोहरा, धूम कोहरा, एक तो ऑक्सीकारक और एक अपचायक। अब है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का निर्माण कैसे होता है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे।